हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, आज हम केंद्रीय विद्यालय संगठन के पीरियोडिक टेस्ट 1 जो 2025-26 का है और ये जो पेपर है ये क्लास 7th का है और सब्जेक्ट जो रहेगा वो है सोशल साइंस। तो आज हम सोशल साइंस का पेपर सोल्व करेंगे PT1 का। टोटल मार्क्स जो रहेंगे वो 40 हैं और टाइम जो रहेगा वो 1 आवर 30 मिनट है। तो चलिए देखते हैं इसमें किस तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन भी है। क्या है वो कि इसमें जो है आपको सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं, आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। पेपर में टोटल 12 क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन है रीड द क्वेश्चन एंड चूज द करेक्ट आंसर। आपको जो है 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, आपने सही उत्तर को चुनना है, सेलेक्ट करना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज कॉल्ड, कि जो पुराने समय में एंशियंट टाइम में जो एक्सचेंज का जो तरीका था चीजों को लेकर, वो उसको क्या कहते थे। बैंकिंग सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम, कोइनेज सिस्टम एंड बार्टर सिस्टम। तो राइट आंसर इज बार्टर सिस्टम is called. Second question, which type of democracy has citizen directly making decision, कि जो किस तरीके की डेमोक्रेसी में जो देश के जो नागरिक हैं उनको डायरेक्ट डिसीजन लेने की पावर होती है। तो आंसर है इसके उत्तर दिए गए हैं प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो जो सिटीजन को डायरेक्ट में जो डिसीजन लेने में जो पार्टिसिपेट किया जाता है वो होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। आगे है इस तरीके की जो डेमोक्रेसी है वो स्विट्जरलैंड वगैरह में जो कंट्री है उसमें जो है फॉलो की जाती है। आगे क्वेश्चन है विच टू महाजनपदास आर नोन फॉर देयर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ट्रेडिशन। तो जो कौन से दो महाजनपद थे जिनके जो जनपद में जो डेमोक्रेसी और रिपब्लिकन ट्रेडिशन देखने को मिलता है। ऑप्शन दिए गए हैं वज्जी कौशल, ये नहीं है। अंग और गंधर्व, ये भी नहीं है। अवंती एंड मगध, ये भी नहीं है। वज्जी एंड मल्ल। तो तीसरे का जो भी उत्तर हो जाएगा वज्जी और जो मल्ल महाजनपद थे वहां पर आपको डेमोक्रेटिक और जो है रिपब्लिकन गवर्नमेंट देखने को मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, हु इज नोन एज द वाटर टावर ऑफ एशिया। वाटर टावर ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो आंसर है इसका हिमालय। द हिमालय इज नोन एज द वाटर टावर ऑफ एशिया बिकॉज ये जो है होम है किसका, रिवर्स का। यहां से ढेर सारी नदियां निकलती हैं, इसीलिए इसको वाटर टावर का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, व्हाट इज कावरी सेल एन एग्जाम्पल ऑफ। कावरी सेल जो है वो किस चीज का एग्जाम्पल थे। डिजिटल करेंसी, कोइनेज, पेपर करेंसी और कमोडिटी मनी। तो जो कावरी सेल जो थे वो कमोडिटी मनी का एग्जाम्पल थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। 6th क्वेश्चन, विच फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट आर सिटीजन गवर्न्ड बाय रिलीजियस लीडर। किस तरीके की गवर्नमेंट जो है के जो सिटीजन है वो रिलीजियस लीडर के द्वारा जो है सरकार चलाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा थियोक्रेसी। थियोक्रेसी में जो है जो रिलीजियस लीडर होता है वही देश की जो सिटीजन है उन पर राज करता है, सरकार चलाता है। 7th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहां बताना है कि कौन सा जो है महाजनपद जो है वो करेक्टली नहीं दिया गया है। कैसे, जैसे गंधर्व इन द नॉर्थ वेस्ट, हमने लेसन पढ़ा था उसमें गंधर्व जो महाजनपद था वो अफगानिस्तान, आज का जो अफगानिस्तान है वहां पाया जाता है और अफगानिस्तान जो है भारत के नॉर्थ वेस्ट में है। नेक्स्ट इज अंग इन ईस्ट। तो अंग जो था ईस्ट में ही है, आज का जो बिहार है वहां पर जो है अंग देश पहले होता था। अशमक इन सेंट्रल इंडिया, तो ये भी ठीक है क्योंकि ये गोदावरी जो रिवर है उसके जो है पास पड़ता है और जो है अस्मक जो है सेंट्रल इंडिया में ही राज करते थे। बट मगध इन वेस्ट ये गलत है। मगध जो है वो भी आज के बिहार में ही स्थित है, जिसको हम आज के समय में जो पटना के आसपास का रीजन है उसको मगध के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द गिवन रिवर इज नॉट ईस्ट फॉलोइंग रिवर। कौन सी जो नदी है, नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो
इंडिया के ईस्ट में फॉलो नहीं करती है। जैसे ये जो पार्ट है इंडिया का, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, तो ये बताना है कि कौन सी नदी जो है वो ईस्ट में नहीं जाती है। नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा एंड महानदी। तो बच्चों सिर्फ एक नदी है, वो है नर्मदा। नर्मदा जो है वो वेस्ट की तरफ जाती है, नर्मदा और ताप्ती। बाकी जो तीनों नदी हैं, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ये ईस्ट फॉलोइंग रिवर्स हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज नॉट लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? की जो इंडिया की वेस्ट कोस्ट है, ठीक है, उस पर कौन सा स्टेट नहीं है, लोकेट नहीं है? गुजरात, गुजरात तो बिल्कुल है, यहाँ पर हमारा गुजरात है, वेस्ट में है। कर्नाटका, कर्नाटका भी यहाँ पर आता है वेस्ट में। केरला सबसे नीचे है यहाँ पर। तो आंध्र प्रदेश बच गया है। आंध्र प्रदेश जो स्टेट है बच्चों, वो ईस्ट लोकेटेड स्टेट है, तो आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन कॉइन वर मेड ऑफ? जो फर्स्ट जो इंडियन कॉइन बनाए गए थे वो किसके थे? तो आंसर विल बी सिल्वर। नेक्स्ट, अब जो है क्वेश्चन आगे 2 नंबर के, राइट द नेम ऑफ टू फेस्टिवल, कलरफुल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ लद्दाख। लद्दाख के लोगों के द्वारा जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है उनके नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट नेम इज हेमिश एंड सेकंड नेम इज लोसर। इसको लोसार भी बोल देते हैं, बट लोसर भी हम इसको लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, राइट द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई। आज भी हम इसको, आज जो मॉडर्न टाइम है उसमें हम यूपीआई करते हैं, मीन्स कि हम जो है फोन पे से, गूगल पे से जो पैसे ट्रांसफर करते हैं तो वो यूपीआई के थ्रू होते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म लिखनी है। तो फुल फॉर्म होगी बच्चों इसकी यूनिफाइड यूनिफाइड पेमेंट पेमेंट इंटरफेस इंटरफेस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। दिस वन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग। मैच करना है महाजनपद और देयर कैपिटल, जो है महाजनपद को उसकी कैपिटल के साथ मैच करना। फर्स्ट जो महाजनपद है वो है मगध, सेकंड है अवंती, और थर्ड इज जो है वत्स, एंड फोर्थ इज कौशल। तो इनकी कैपिटल दी गई है श्रावस्ती, कौशंबी, उज्जैनी एंड राजगीर। तो पहले तो मगध है, मगध की जो कैपिटल है वो है राजगिरी। सेकंड क्या दिया गया है? अवंती, अवंती की कैपिटल है उज्जैनी। इसके बाद है वत्स, वत्स की जो कैपिटल है वो है कौशाम्बी, और जो है कौशल, कौशल जो महाजनपद था उसकी कैपिटल थी श्रावस्ती। तो इस तरीके से हम मैच करके इसको लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्या दिया गया है? व्हाट इज बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम क्या है वो बताना है, तो हम इसके उत्तर में यहां लिखेंगे बार्टर सिस्टम barter system is a system in which people people exchange goods and service for other goods and सर्विस। तो बार्टर सिस्टम जो है वो है कि जिसमें पीपल अपनी चीजों के बदले दूसरी चीजें खरीदते थे। सपोज दैट आपके पास बुक है बट आपको चाहिए पेन, तो आप पेन लेकर अपनी बुक या टेक्स्ट बुक, नोटबुक को दूसरे के साथ एक्सचेंज करते थे। दैट वाज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट डज इंडिया हैव एंड व्हाई इज दैट कॉल्ड दैट टाइप? कि जो इंडिया में किस तरीके की गवर्नमेंट है वो बताना है, और उसे जो है जैसे मान के चलिए कि इंडिया में गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो उसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों कहा जाता है वो हमने बताना है। तो इसका आंसर हम ऊपर लिख देते हैं। क्वेश्चन 6 का आंसर 6। तो हम लिखेंगे इंडिया हैव इंडिया हैव democratic
डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉलो होती है। अब बताना है कि क्यों इसको डेमोक्रेटिक कहा गया है, क्योंकि इन अ डेमोक्रेसी people have क्या द पावर टू चूज देयर लीडर्स थ्रू इलेक्शन। जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है उसमें लोगों को पावर होती है, वो अपने लीडर चुनते हैं थ्रू इलेक्शन, और पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू द लोक सभा एंड राज्यसभा। लोग क्या करते हैं, जो लोगों को चुनते हैं रिप्रेजेंटेटिव, और उनको जो है लोकसभा और राज्यसभा में भेजते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और इंडिया इसी को ही फॉलो करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या लिखा है, व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम की जो लिमिटेशन है वो बतानी है। तो हम बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन में लिखेंगे कि जो बार्टर सिस्टम होता है उसमें सबसे बड़ी जो कमी है वो है लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। सबसे फेमस जो है कमी यही है कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब होता है कि सपोज दैट आपको पेन चाहिए है, अब आपको वो आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसको पेन चाहिए है, ये नहीं मिलेगा तो फिर आपको कहीं और जाना पड़ेगा। तो एक ही समय में सेम जो वांट्स है वो मिलना बहुत इम्पॉसिबल होता है। मानकर चलिए किसी के पास पेन है, आपके पास पेन है, आपको चाहिए है बुक, बट आपको जो पर्सन आपको मिलता है उसके पास बुक नहीं है, उसके पास है पेंसिल। तो पेंसिल वाले के पास आप जाएंगे, उससे पेंसिल खरीदेंगे, फिर जो है आप बुक वाले के पास जाएंगे ताकि उसको पेंसिल चाहिए हो। तो इस तरीके से आपको बहुत घूमना पड़ता है। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो है सबसे बड़ी लिमिटेशन है इसकी। सेकंड है कि इसमें जो है ड्यूरेबिलिटी, चीजों की जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि जो भी चीज आपके पास है हो सकता है वो जल्दी खराब होने वाली है, ये तो आप उसको जो है संभाल कर रखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपके पास एक ऐसी चीज है जिसको आप बहुत कम समय के लिए ठीक ठाक रख सकते हैं, और जब तक आपको अपने हिसाब से आपकी इच्छा के अनुसार सामान देने वाला नहीं मिलेगा तब तक वह खराब हो जाएगी। दूसरा है कि जो है सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इसमें वो है पोर्टेबिलिटी। क्या होता है ये पोर्टेबिलिटी? कि आप चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर घूमते रहते हैं जब तक आपको अपनी इच्छा अनुसार सामान नहीं मिल जाता है। तो ये तीन चीजें हम लिख देंगे यहाँ पर। और भी हम लिख सकते हैं कि जैसे नो कॉमन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू। इसमें क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आप जो है चीजों की कोई कॉमन स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं बन पाती ऑफ वैल्यू। जैसे मान के चलिए पेन है, पेन आज के टाइम पर मिलता है 5 रुपए का, 10 रुपए का, बट यदि आपके पास बुक है, बुक मिलेगी आपको 100 रुपीज तक की। अब आपको एक्सचेंज करनी है दोनों चीजें, तो आप देखेंगे कि बुक 100 रुपए की है और पेन आपको 5 से 10 रुपए का मिल रहा है, तो यहाँ पर कॉमन वैल्यू नहीं बन पा रही है, आपको जो है लॉस हो जाएगा।
आप पेन बुक के बदले पेन खरीदेंगे तो पेन आपको 5 या 10 रुपए का मिलेगा, बुक आप देंगे 100 रुपीज की तो आपको 90 रुपीज तक का लॉस हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं नो कॉमन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू। वैल्यू जो है, चीजों की वैल्यू को मेजर करने की जो है कोई कॉमन स्टैंडर्ड नहीं होता है इसमें। तो ये हम 3-4 चीजें इसमें लिख देंगे। आगे क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या लिखा है, वाई इंडिया हैज बीन कॉल्ड द मिनी कॉन्टिनेंट। इंडिया को जो है मिनी कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं वो हमने बताना है। देखिए, इंडिया को मिनी कॉन्टिनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इंडिया जो है बहुत बड़े साइज का है और यहाँ पर ज्योग्राफिकल फीचर भी बहुत ज्यादा हैं और इसीलिए यहाँ पर जो है ज्योग्राफिकल फीचर ज्यादा हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स पाए जाते हैं, लैंग्वेज बहुत ज्यादा है, लोगों के कल्चर बहुत ज्यादा हैं, तो इसीलिए जो है इसको मिनी कॉन्टिनेंट कहते हैं। यही सब हमने यहाँ पर लिखना है। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे इंडिया इंडिया हैज बीन इंडिया हैज बीन कॉल्ड अ मिनी कॉन्टिनेंट because it has its vast size, बहुत बड़ा साइज का है क्योंकि इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड एंड एंड वेरिड ज्योग्राफिकल फीचर। इंडिया में देखेंगे तो बहुत सारे ज्योग्राफिकल फीचर है, जैसे माउंटेन भी है, प्लेन एरिया भी है, उसके बाद डेजर्ट भी है, आइलैंड्स भी हैं, उसके बाद प्लेटो भी ढेर सारे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ज्योग्राफिकल फीचर हैं। इसके अलावा क्या क्या है, इट हैज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट्स। आप देखेंगे तो इंडिया में ढेर सारे तरीके के क्लाइमेट्स पाए जाते हैं। लैंग्वेज भी भारत में बहुत ज्यादा बोली जाती हैं। तो इसके अलावा और इंडिया का जो कल्चर एंड ट्रेडिशन वो भी क्या है, वो भी बहुत ही डाइवर्स है। इसीलिए इस इंडिया को जो है मिनी कॉन्टिनेंट कहते हैं। एक ही देश में इतनी सारे लैंग्वेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट्स है। आप देखेंगे यहाँ पर पहाड़ों पर बर्फ भी होती है, तो गर्मी का मौसम भी होता है, कहीं पर मानसून चली रहती है। तो ये एक ही देश में इतनी सारी जो है डाइवर्सिटी है, इसीलिए इंडिया को मिनी कॉन्टिनेंट कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ लिखा है, एक बार इसको हम मिटा लेते हैं इसके आंसर को, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाई वाज द डेवलपमेंट ऑफ आयरन मेटलर्जी सो इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइज्म इन द फर्स्ट मिलेनियम बीसी। कि भाई जो पहली जो फर्स्ट मिलेनियम बीसी में जो आयरन से जो चीजें बनने लगी, वो किस तरीके से अर्बनाइजेशन को ग्रो करती थी, क्या क्या डेवलपमेंट थे वो बताने हैं। कि जो आयरन लोहे का जो प्रयोग होने लगा, उससे फर्स्ट मिलेनियम बीसी के अर्बनाइजेशन में क्या क्या डेवलपमेंट हुए वो बताने हैं। तो चलिए लिखते हैं इसके आंसर में, आंसर लिखते हैं। यहां है कि बिकॉज आयरन टूल्स इम्प्रूव। आपने देखा होगा बच्चों, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वहां पर आयरन का यूज नहीं होता था, वहां यूज होता था जो है ब्रॉन्ज और कॉपर वेपन बनाने के लिए। बट फर्स्ट मिलेनियम में जब सेकंड अर्बनाइजेशन जो उभर कर सामने आया, उसमें आयरन जो मेटल थी उसका यूज होने लगा। उसकी वजह से जो है आयरन टूल्स जो है वो इम्प्रूव्ड हुए। ठीक है, उनकी वजह से क्या हुआ कि फार्मिंग जो है बेटर क्वालिटी की हुई, फार्मिंग हुई, और एंड फॉरेस्ट जो थे उनको कृषि के लिए, खेती के लिए साफ किया जाने लगा, जिससे क्या हुआ कि ज्यादा मात्रा में फसल उगाई जाने लगी। ठीक है,
clearing leading to increase फूड प्रोडक्शन। जैसे ही ये सब चेंज हुए, आयरन टूल्स बने, ठीक है, तो उससे फार्मिंग करनी आसान हुई, जंगलों को साफ किया गया, इससे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ फूड प्रोडक्शन। पहली बात तो ये है। फिर क्या हुआ, इसके बाद आयरन also made better weapons than bronze। आयरन से क्या हुआ, जो वेपन्स थे वो बहुत ही अच्छे बने, बेटर बने। क्या क्या अच्छी बात हुई, वे वेपन्स वाज लाइटर एंड शार्पर। तो जो वेपन थे वो बहुत ही हल्के हुए और बहुत ही तेज बने। इससे क्या हुआ कि जो है बहुत सारे जो राज्य थे वो उभर कर सामने आए, क्योंकि बहुत सारे जब युद्ध हुए, युद्ध होने के बाद में एक महाजनपद दूसरे महाजनपद में जो है जोड़ा गया, तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे नए नए एम्परर बनकर सामने आए। द बेस्ट एग्जाम्पल इज मगध। मगध एक टाइम पर बच्चों पूरे इंडिया में फैल गया था। तो ये बहुत बड़ा चेंज हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अ कंट्रीज गवर्नमेंट इंटरेक्ट विद द पीपल। कि जो किसी भी देश की जो गवर्नमेंट है वो लोगों के साथ किस प्रकार से इंटरेक्ट करती है वो बताना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आंसर 10 लिख देते हैं। अ कंट्री गवर्नमेंट a country government interact with people just wait interact with people by making laws, providing services। कैसे, लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, लोगों को हेल्थ केयर सर्विस देती है सरकार। और क्या करती है, कलेक्टिंग टैक्सेस, ठीक है, एंड लोगों को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। और इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है कि पीपल कैन वोट एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है। इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट people can vote and protest भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ लिखा है कि हाउ डेमोक्रेसी इज डिफरेंट फ्रॉम डिक्टेटरशिप। कि जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो डिक्टेटरशिप से किस तरीके से डिफरेंट है, एक्सप्लेन करना है हमने। अब हम जानते हैं बच्चों कि जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है उसमें लोग वोट इलेक्टेड करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट डालकर। बट जो डिक्टेटरशिप होती है वहां या तो ओनली वन मैन और या फिर जो है ग्रुप ऑफ पीपल, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, वो जो है गवर्नमेंट को रन करते हैं और वो खुद ही जो है डिसीजन लेते हैं। उसमें किसी भी तरीके से पब्लिक की कोई भी भूमिका या रोल नहीं होता है। तो यही कुछ मेजर
डिफरेंस है। हम आंसर 11 लिखेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे? पहले हम डेमोक्रेसी लिखेंगे। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में क्या होता है? द पीपल हैव द पावर, हैव द पावर टू चूज देयर लीडर। लोगों को पावर होती है कि वे अपने लीडर को चुने थ्रू इलेक्शंस, जैसे कि इंडिया में होता है। और गवर्नमेंट क्या करती है? द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। सरकार जो बनती है वो जो रिप्रेजेंटेटिव होती है, लोग रिप्रेजेंट करके भेजे जाते हैं, उनके द्वारा गवर्नमेंट बनाई जाती है। और वही लोग क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। फिर नियम का जो भी बनाया जाता है, लॉ कोई बनाया जाता है नया, तो उसका डिसीजन जो लिया जाता है आर मेड बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल। जो लोग वहां पर गवर्नमेंट में चुनकर भेजे गए, वही क्या करते हैं? वही लोग जो है, कोई भी नया कानून बनाना है या कोई पुराना कानून हटाना है, वो लोग करते हैं। अब बात करते हैं डिक्टेटर में। डिक्टेटरशिप क्या होती है? डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि वन पर्सन और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड ऑल द पावर, होल्ड ऑल द पावर। कुछ ही लोगों के हाथों में जो है पावर होती है। और जो रूल बनते हैं, ये जो रूल होते हैं, इनमें जो है यही ग्रुप जो होता है वही कंप्लीट काम करता है। तो एक ही आदमी कंट्रोल करता है सारे रूल, या फिर वो ग्रुप जो लोगों का बना है सरकार में, वही उसको कंट्रोल करता है ओवर द गवर्नमेंट। ठीक है। एंड डिसीजन मेकिंग जो होती है, एंड डिसीजन मेकिंग में किसी भी प्रकार से किसी भी आदमी को नहीं लिया जाता है। विदाउट द कंसेंट ऑफ द पीपल, किसी भी प्रकार से किसी भी आदमी की कोई भूमिका नहीं होती है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि वर्तमान समय में नॉर्थ कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया है, तो यहाँ जो है एक तरीके से एक सिंगल हैंडेड गवर्नमेंट चलाई जाती है। आगे क्या क्वेश्चन है? व्हाई इज द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया रेफर टू एज ए पेनिनसुलर प्लेटो? जो क्या नाम लेते हैं, सदर्न पार्ट है हमारा, इसको हम एक प्लेटो, पेनिनसुलर प्लेटो के नाम से क्यों जानते हैं, ये बताना है। चलिए इसको भी हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11th ही है, और करके क्वेश्चन दिया गया है, तो हम लिखते हैं द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड पेनिनसुलर प्लेटो बिकॉज क्या? बिकॉज इट इज रेज्ड, है ना। रेज्ड मतलब होता है ऊपर की तरफ उठा हुआ एक लैंड मास है, और दैट इज सराउंडेड
सराउंडेड बाय वाटर, वाटर ऑन थ्री साइड, इसके तीनों तरफ क्या है, पानी है। कैसे, जैसे एक मैप छोटा सा ले लेते हैं, यही पार्ट है। तो इधर में अरेबियन सी है, इधर में बे ऑफ बंगाल है, और इधर में इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, और इधर में अरेबियन सी है। ठीक है, तो अरेबियन सी तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, और इट इज मेड ऑफ, इट इज मेड ऑफ हार्ड रॉक्स, ये बहुत ही हार्ड रॉक से बना है। एंड इज ओल्डर देन द हिमालय, तो ये हिमालय से बहुत पुराना भी है। ठीक है, इसीलिए इसको जो है सदर्न पेनिनसुलर प्लेटो भी बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन हो गए हमारे समाप्त। अब क्वेश्चन है सीसीटी बेस। सीसीटी बेस क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं एक बार। क्या दिया गया है, क्वेश्चन 12 सीसीटी बेस्ड। चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड अ पार्ट ऑफ एशिया। इंडिया जो है वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है, और एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है, भाग है। अलोंग विद इट्स नेबर, और अब ये इसके जो नेबर्स हैं, पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड म्यांमार। इट फॉर्म्स द रीजन नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इन सभी देशों को मिलाकर, इसके पड़ोसी देशों को मिलाकर और इंडिया को मिलाकर एक रीजन फॉर्म होता है, एक पूरा रीजन बनाया जाता है, जिसको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नाम देते हैं। सब कॉन्टिनेंट सिंस इट इज पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, जब से यह एशिया का पार्ट है तभी से। ओफन फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कशन वी आर रेफर टू द 5 रीजन। इंडिया के पास 5 रीजन है। फर्स्ट है द ग्रेट माउंटेन जोन, द प्लेन ऑफ गंगा एंड इंडस एंड द डेजर्ट रीजन एंड द सदर्न पेनिनसुला, और जो है आइलैंड्स। इंडिया के पास जो ज्योग्राफिकल फीचर हैं वो 5 ज्योग्राफिकल फीचर है। पहला है माउंटेन्स, जो हिमालयन माउंटेन्स है। सेकंड गंगा गैंगटिक एंड जो इंडस जो प्लेन्स एरिया है, मैदानी भाग है वो, और डेजर्ट रीजन भी है इंडिया के पास, और सदर्न पेनिनसुला अभी हमने पढ़ा ही है, और कुछ आइलैंड्स भी हैं इंडिया के पास। द हिमालयन माउंटेन्स रेंज स्टैंड फॉर अ नेचुरल बैरियर इन द नॉर्थ, और जो हिमालयन रेंज है वो नेचुरल बैरियर का काम करती है नॉर्थ डायरेक्शन में। वाइल द थार डेजर्ट एंड द अरेबियन सी मार्क इट वेस्ट लिमिट, और जो इंडिया का जो वेस्ट पार्ट है, जैसे यहाँ बात की जाए इधर, यहाँ पर तो इधर से पूरा थार है, और जो है अभी क्या है, अरेबियन सी है। तो आगे है टू द साउथ इंडियन ओशियन है, एंड इन द ईस्ट ऑफ जो है बे ऑफ बंगाल फॉर्म्स नेचुरल बाउंड्री, और जो है सदर्न पार्ट जो है इंडिया का, वहां पर इंडियन ओशियन है, और ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, जो कि नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करती है इंडिया की। दीज ज्योग्राफिकल फीचर क्रिएट अ separation between India and the rest of the continent have played a crucial role in shaping India's climate, culture and history। तो ये जो जिस तरीके से इंडिया का जो सेपरेशन है बाकी कॉन्टिनेंट से, वो क्या करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है इंडिया को शेप देने में, और यहाँ के क्लाइमेट के लिए, कल्चर के लिए, और इंडिया की हिस्ट्री के लिए। अब पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द मेजर 5 ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया मेंशन्ड इन द पैसेज। जो ज्योग्राफिकल रीजन बताने हैं कौन कौन से इंडिया के पास, तो फर्स्ट है माउंटेन्स, माउंटेन्स हम लिखेंगे। सेकंड हम लिखते हैं यहाँ पर प्लेन्स ऑफ गंगा, गंगा एंड इंडस। थर्ड इज द डेजर्ट, द डेजर्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट इज आइलैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट हो गया ये, और इसके बाद हम बात करें तो जो है सदर्न पेनिनसुला।
तो ये सब जो है इंडिया के ज्योग्राफिकल रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचुरल बैरियर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया? तो सेकंड का हम आंसर लिखेंगे यहाँ पर, नेचुरल बैरियर क्या है इंडिया के नॉर्थ में, तो दैट इज हिमालय। तो हम लिखेंगे द हिमालय, द हिमालय इज द natural barrier in the north of इंडिया। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम, विच बॉडीज ऑफ वाटर मार्क इंडिया सदर्न एंड ईस्टर्न बाउंड्रीज, की जो सदर्न और ईस्टर्न बाउंड्रीज जो है इंडिया की, वो किस वाटर बॉडी से बनती है? तो हम लिखेंगे यहाँ पर टू द साउथ, साउथ ही लिखा है, हाँ, द इंडियन ओशियन क्रिएट, सॉरी क्रिएट नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर, यहाँ आंसर में लिखा है इंडियन ओशियन, हम लिखेंगे अब एंड टू द ईस्ट द बे ऑफ बंगाल फॉर्म अ नेचुरल बाउंड्री। ठीक है, ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इंडिया रेफर्ड टू एज द पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट? जो इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट? तो ऊपर ही लिखा है इसका आंसर, इसके आंसर में हम लिखेंगे फोर्थ वाले के आंसर में, यहाँ लिख देते हैं फोर्थ, जस्ट वेट, यहाँ हम फोर्थ आंसर लिख देते हैं, फोर्थ ब्लू कलर से यहाँ लिखा है, इंडिया इज a part of एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है, along with its neighbor country, it forms the region known as the इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा कि इंडिया जो है पार्ट है एशिया का, कॉन्टिनेंट जो है हमारा एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है इंडिया अपने साथ अपने नेबर कंट्री को भी मिलाता है। इसमें आप 7 कंट्री का नाम लिख सकते हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसके बाद में जो है बांग्लादेश, अफगानिस्तान नहीं आएगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार, इन सबको मिलाकर पूरा एक रीजन बन जाता है जिसको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चन के आंसर। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो को दोबारा पॉज करके दोबारा देखें। दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर करें, और इसी के साथ आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो है आने वाले जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट जो पेपर होंगे, ठीक है, उसकी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। साथ के साथ आप जो है बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप वीडियो को देखकर अपना फायदा ले सके। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें अब, क्योंकि हमारे PT1 शुरू होने वाले हैं और इस चैनल पर आपको सभी PT1 के सैंपल पेपर आपको जरूर मिलेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए पेपर के साथ में, तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।